हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू DSA-One कोर्स। और आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में विच इज हैशिंग। ठीक है, हैशिंग इज अ टेक्निक, वैसे डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से आप लोगों के हैश सेट या हैश मैप या फिर अनऑर्डर सेट जो होते हैं, इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं उसके ऊपर। तो आज हम बेसिकली इंप्लीमेंटेशन समझने वाले हैं, किस तरीके से आप जावा सी प्लस प्लस के अंदर इंप्लीमेंट करते हो। देन हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, और साथ ही साथ हम देखेंगे किस तरीके से इंटरनल वर्किंग काम करती है हैश मैप की। हैशिंग बेसिकली इन जनरल किस तरीके से काम करता है ये हम समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हैशिंग क्यों कमाल का डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट, सर्च और डिलीट ऑपरेशन सारे सारे O ऑफ 1 में होते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से ही आपकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। कई बार जो क्वेश्चन आपको लग रहा होता है बिग ऑफ एन क्यूब में जा रहे होंगे, वो डायरेक्टली बिग ऑफ एन स्क्वायर में आते हैं। कई बार जो आपको लगता है बिग ऑफ एन स्क्वायर में जा रहे होते हैं, वो आपके बिग ऑफ एन में आते हैं। तो डायरेक्टली एक डिग्री कम हो जाती है जैसे ही आप हैशिंग या हैश सेट यूज कर रहे होते हो। इसके अंदर आप लोग स्पेस यूज कर लेते हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। अगर हम किसी और के साथ इसे कंपेयर करने का ट्राई करें, सपोज करो एरे को ले लो, तो एरे के अंदर भी आपका जो सर्च ऑपरेशन होता है वो आपका बिग ऑफ एन ले रहा होता है, अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा कि चलो एरे को सॉर्ट कर देते हैं, तब तो ये लॉग इन हो जाएगा। हाँ, लॉग इन हो जाएगा, लेकिन आपका तब इंसर्ट और डिलीट बिग ऑफ एन हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है सॉर्टेड एरे के अंदर, तो वो आपको पहले एलिमेंट की जगह ढूंढ के बाकी सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करना होगा, तो वहां पे वो आपका बिग ऑफ एन ले ही लेगा। तो इंसर्ट एंड डिलीट उस केस में बिग ऑफ एन हो जाते हैं। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो आपका इंसर्टेड और डिलीट तो बिग ऑफ 1 होता है, लेकिन वहीं पे आपका जो सर्च होता है वो आपका बिग ऑफ एन हो जाता है। तो ये तो काम का नहीं रहा। वहीं पे एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपके सारे ऑपरेशन बिग ऑफ लॉग एन में हो सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट, सर्च एंड डिलीट, लेकिन स्टिल लॉग एन जो है वो O1 से तो बेटर नहीं है, ठीक है। O1 इज द बेस्ट, और ये जो हैशिंग होती है इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वैसे बाइनरी सर्च ट्री भी आपको लॉग इन में ऑपरेशन नहीं करते, उनके जो मॉडिफिकेशंस होते हैं लाइक आपका एवीएल ट्री या फिर रेड ब्लैक ट्रीज, ये सब हम पढ़ रहे होंगे इस कोर्स के अंदर आगे, वो होते हैं जो आपके लॉग इन में लाके दे पाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री तो वैसे भी आपका हाइट डिपेंडेंट होता है, तो जितनी उसकी हाइट होती है उसके हिसाब से वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी निकल के आती है, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, बाइनरी सर्च ट्रीज और इसके वेरिएशन हम समझ रहे होंगे इस कोर्स के अंदर आगे। तो हैशिंग हम कह सकते हैं कि ये 3 ऑपरेशन बेस्ट तरीके से आपको दे पाता है। तो इससे रिलेटेड जब भी आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है कि कहीं पे आपको बस सर्च करना है, कहीं पे आपको सिर्फ एक बार क्वेरी करनी है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो इस टाइप की जगहों पे आप लोग हैशिंग या फिर हैश सेट का यूज कर रहे होते हो। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी इंटरनल वर्किंग की बात हम करेंगे बाद वाली वीडियोस में। और अब जरा देखते हैं किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। हम देखेंगे किस तरीके से सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट किया जाता है, देन हम देखेंगे जावा में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर आपकी एसटीएल लाइब्रेरी के अंदर होता है आपका अनऑर्डर्ड सेट, और जावा के अंदर आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के अंदर होता है, कलेक्शंस लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली होता है आपका हैश सेट। तो ये दोनों इंप्लीमेंटेशन हम इसके बाद देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर मैंने यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट कर दिया यूजिंग अनऑर्डर्ड सेट। इसको जरा समझते हैं ठीक से। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से आपका काम करता है अनऑर्डर्ड सेट। तो सेट बेसिकली इन जनरल कुछ प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं अपने साथ, वो ये कि सारे के सारे एलिमेंट आपके यूनिक होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं कर रहा होता, और अगर आप इसके अंदर कोई एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर वही एलिमेंट दोबारा से डालने का ट्राई करते हैं तो वो एलिमेंट ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। अगर 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर तो दोबारा 5 डालोगे तो ये वाली 5 की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, दोबारा से 5 भी आ जाएगा इसके अंदर। तो एक एलिमेंट मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दूसरा 5 भी आ जाएगा इसके अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा इसके अंदर। और दूसरी चीज इसके अंदर ऑर्डर मेंटेन नहीं होता आपका, तो फर्क नहीं पड़ता कि 5 आपने पहले डालता तो 5 ही आपका निकल के आएगा पहले। तो आपने 5 डाला, 25 डाला, 15 डाला, एक तरीके से आप समझते हो जैसे आपने बैग में बस थैले में एलिमेंट डाल दिए और जब आप उसमें निकाल रहे हो तो कोई भी एलिमेंट बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 5 पहले डाला तो 5 ही पहले बाहर निकल के आएगा, तो इसके अंदर ऑर्डर की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड सेट। एक नॉर्मल सेट भी होता है, सिंपल सिर्फ सेट, लेकिन वो यूज़ कर रहा होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री का, और उसके अंदर जो ऑपरेशन होता है आपको वो बिग ऑफ लॉग एन में जा रहे होते हैं। बट यहाँ पर ये जो भी ऑपरेशन होंगे सारे सारे आपके बिग ऑफ 1 में हो रहे होंगे, ठीक है। तो इंसर्ट, फाइंड, ये सारे सारे ऑपरेशन इसके अंदर बिग ऑफ 1 के अंदर ही हो रहे होंगे। तो अब जरा समझते हैं किस तरीके से हमने कुछ फंक्शंस इसके अंदर इंप्लीमेंट किए। तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड सेट, इसका यूज़ करके हम इसे इंपोर्ट करा रहे हैं, और आप इस तरीके से एक बना सकते हो एस, ठीक है। तो ये मैंने एस नाम से बना दिया है सेट, अपना अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंट टाइप। आप इसके अंदर अगर स्ट्रिंग टाइप का बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रिंग, तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इंसर्ट फंक्शन देखा। तो इंसर्ट बेसिकली काम में आता है इसके अंदर आपको अगर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको 5 ऐड करना है यहाँ पे, फिर हमने 10 ऐड कर दिया, इस तरीके से आपके एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का बनाते हो तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग को पास कर रहे होते हैं इस फंक्शन के अंदर। उसके बाद अगर आपको इसमें एलिमेंट सर्च करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं s.find। s.find वाला फंक्शन आपका बेसिकली ढूंढता है सेट के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर उसे कोई एलिमेंट मिल जाता है, मतलब उसकी वो जो की वैल्यू होती है वो मिल जाती है उसे, तो उस एलिमेंट का, उस पोजीशन का आपको इटरेटर रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो अगर इटरेटर आपको एंड का मिल रहा है इसका मतलब इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो बेसिकली आपको एंड का इटरेटर रिटर्न कर देता है जहां पर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो जहां भी सारे सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये सपोज करो ये एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो जो एंड होगा वो बेसिकली इस लास्ट वाली पोजीशन के जस्ट बाद वाला पॉइंटर होगा, और जो बिगिन होगा अभी हम देखेंगे, जो बिगिन होगा वो बेसिकली शुरुआत वाला पॉइंटर होगा।
तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो आपको एस डॉट एंड मिलेगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर एंड मिल रहा है तो नॉट फाउंड, एल्स आपका फाउंड, राइट। उसके बाद अगर आपको इटरेट करना है इस पूरे के पूरे सेट के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया इटरेट करोगे तो आपको फिक्स ऑर्डर नहीं है इसके अंदर, तो कोई भी एलिमेंट आपको मिल सकता है। तो अगर आपने पहले 5 और 10 डाला था तो जरूरी नहीं है कि 5 और 10 ही आपको इसी ऑर्डर में मिलेगा, हो सकता है 10 और 5 मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका, तो हमने एक एस डॉट बिगिन बनाया, ये भी आपका एक इटरेटर रिटर्न करता है टू द स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। और एस डॉट एंड तक हम चल रहे हैं इसके अंदर आई टी प्लस प्लस। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, और जैसे आपको एंड पोजीशन मिल जाती है वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ आपने सारे एलिमेंट ट्रैवर्स कर लिया है, उस तरीके से आप लूप से बाहर निकल जाओगे। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट प्रिंट भी कर सकते हो स्टार का यूज़ करके। देखो आप स्टार का यूज़ करके आप बेसिकली सारे एलिमेंट प्रिंट कर रहे हो। देन अगला फंक्शन होता है एस डॉट क्लियर। क्लियर आपको नाम से पता चल रहा है, ये बेसिकली सेट को पूरा का पूरा क्लियर करने का काम में आता है। अगर आपको सेट को पूरा का पूरा क्लियर करना है, सपोज करो आप मल्टीपल टेस्ट केसेस के साथ खेल रहे हो और जो आपका सेट है उसने आपने उसको ऊपर ही बना रखा है, तो अगले टेस्ट केस में मूव करने से पहले आप इसे क्लियर करना चाहते हो सो दैट उसी सेट के अंदर एलिमेंट दोबारा से ना चले जाएं, तो एस डॉट क्लियर आप कर देते हो। देन एक होता है एस डॉट साइज, ये आपका रिटर्न करता है कि इस सेट के अंदर अभी कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो जैसे आप एस डॉट क्लियर करने के बाद एस डॉट साइज लिखोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिख दिया। अभी कुछ और फंक्शंस भी बचे हैं, जरा सी प्लस प्लस के अंदर वो भी देखते हैं। तो बेसिकली हमने इंसर्ट, फाइंड, एंड, बिगिन, क्लियर और साइज देख लिया, जरा कुछ और फंक्शंस भी हैं वो भी देखते हैं। ओके, तो मैंने अब इसके अंदर 2 फंक्शन और ऐड कर दिए हैं विच आर काउंट एंड इरेज। तो काउंट फंक्शन बेसिकली आप रिटर्न करता है कि इस कंटेनर के अंदर, इस सेट वाले कंटेनर के अंदर कितने बार ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप अगर 10 देखोगे तो 10 आपका एक बार प्रेजेंट होगा। देन आपको अगर चेक करना है कि कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो फाइंड वाला तरीका तो है ही, साथ ही साथ आप इसका काउंट भी चेक कर सकते हो। अगर काउंट 0 है इसका मतलब नॉट प्रेजेंट, काउंट 1 है तो इसका मतलब प्रेजेंट। तो ये काउंट वाला फंक्शन इसके अंदर आपका बेसिकली 1 या 0 ही रिटर्न करता है। देन आपका एक इरेज फंक्शन होता है। इरेज का फंक्शन आपको समझ में आएगा होगा, रिमूव करने के काम में आता है। कोई एलिमेंट आपको रिमूव करना है इसके अंदर से, या फिर आपको एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स रिमूव करना है तो उसके काम में आता है ये। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है तो उसके लिए आप बस उस एलिमेंट को लिख दो, तो वो एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। देन अगर आपको एक रेंज के फंक्शन भी रिमूव करना है, सपोज करो यहाँ पर आप मैंने डाल दिया बिगिन से लेकर एंड तक, तो एस डॉट बिगिन से लेकर एस डॉट एंड तक मतलब 5 से लेकर एंड होगा बेसिकली 7 के बाद, मतलब जरूरी नहीं है कि 5 ही इसका फर्स्ट एलिमेंट हो। तो बेसिकली फर्स्ट से लेकर एंड तक जितने भी एलिमेंट होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो एस डॉट बिगिन वाला इटरेटर या फिर पॉइंटर होता है ये आपका इंक्लूसिव होता है, और ये वाला जो पॉइंटर होता है ये आपका एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे हमने फंक्शन देख लें, जो भी मेजर फंक्शन होता है जो भी आपके बार बार यूज होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। आप जरा जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जावा के अंदर जो भी मेन फंक्शंस होते हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं जो भी हैशसेट के अंदर आते हैं। तो हैशसेट बेसिकली आपका यूटिल लाइब्रेरी के अंदर होता है, तो यहाँ पर आप यूटिल से इसे इंपोर्ट करा सकते हो। और मैंने यहाँ पर से इंटीजर टाइप का बनाया, लेकिन आप अगेन वही आप चाहो तो इसे स्ट्रिंग टाइप का बना सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे स्ट्रिंग, तो ये सेट जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर स्ट्रिंग के ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी टाइप का आप बना सकते हो एक सेट को। उसके बाद इसकी जो इंटरनल वर्किंग होगी वो हम समझेंगे, ठीक है। इंटरनल वर्किंग जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, किस तरीके से आप इसके अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स डालते हो। देन आप अगर आप अपनी एक कस्टम क्लास का भी एक सेट बनाना चाहते हो तो आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। वो सब भी हम समझेंगे बाद में, लेकिन ठीक है अभी हम देखते हैं किस तरीके से काम करता है सो दैट हम इसके अंदर क्वेश्चन इंप्लीमेंट कर पाएँ। ओके, तो आप जरा देखते हैं ऐड फंक्शन। तो इसके अंदर ऐड फंक्शन होता है जिसके अंदर आप एलिमेंट डालोगे तो एलिमेंट्स ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन होता है। देन अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो ये आपका ऐसे का ऐसे जो सेट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगेन क्योंकि ये हैश सेट है और हैश सेट में अगेन वही बैग वाला कंसेप्ट है, ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, तो ये किसी भी एक रैंडम ऑर्डर के अंदर प्रिंट हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने डालता उसी ऑर्डर में आपको ये प्रिंट हो। ओके, उसके बाद इसके अंदर होता है कंटेंस। तो कंटेंस आपका चेक करता है कि कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो कंटेंस वाला फंक्शन आपको रिटर्न करेगा ट्रू, और एल्स आपका फॉल्स रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो कंटेंस 10, क्योंकि यहाँ पर ये 10 है इसलिए यहाँ पर हमारे प्रेजेंट प्रिंट हो जाएगा। देन अगला फंक्शन होता है इसके अंदर रिमूव। रिमूव आपको नाम से समझ में आ गया होगा, ये रिमूव करने के काम में आता है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है इसके अंदर से तो आप वो एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ से आपका 10 रिमूव हो जाएगा। देन होता है आपका इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी वाला जो फंक्शन होता है ये देखने के काम में आता है कि आपका सेट जो अभी फिलहाल एम्प्टी है कि नहीं है। अगर आपका सेट एम्प्टी होगा मतलब सेट के अंदर जो साइज होगा वो 0 होगा सेट का साइज, तो उस केस में इज एम्प्टी वाला फंक्शन आपका रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स आपका रिटर्न करेगा फॉल्स। उसके बाद होता है आपका एस डॉट साइज। ये आपको बताता है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस टाइम पर, तो उसके लिए आपको होता है साइज। देन आपको अगर सेट को पूरा का पूरा क्लियर करना है, मतलब पूरा का पूरा रिमूव करना है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके लिए होता है आपका एस डॉट क्लियर, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने फंक्शंस देख लिया आपके ऐड, कंटेन्स, रिमूव, इज एम्प्टी, साइज एंड क्लियर, ठीक है। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इस सेट के अंदर।
एक और चीज़ होती है सेट के अंदर यार, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर बता सकते हो कि कितने साइज का आपका सेट होने वाला है। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो सेट है वो सपोज करो 100 साइज का होने वाला है, क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दे रखा है कि 100 से ऊपर नहीं होगा, तो आप इसको बता सकते हो कि 100 साइज का रहेगा, तो उससे ये आपका थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेगा, ठीक है। अपने आप ही जो इंटरनल वर्किंग होगी सेट की, इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेगी, सो दैट ये सिर्फ 100 एलिमेंट ही अकोमोडेट कर पाए। तो इस तरीके से आपका सेट इंप्लीमेंट होता है जावा के अंदर यूजिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। इस सीरीज के अंदर हमने 2 वीडियोस बना दिए जावा के अंदर, एक होते हैं बेसिक्स ऑफ जावा, एक होते हैं आपकी ऊप्स, ये दोनों बना दिए। कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर मैंने अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन आई थिंक मुझे कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बनानी चाहिए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ बनानी चाहिए, तो आप कमेंट में लग देना और फिर मैं उसके ऊपर बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है, जल्दी ही। तो यही था आपका जावा के अंदर हैश और सी प्लस प्लस के अंदर हमने देख लिया किस तरीके से अनऑर्डर सेट काम करता है। इसके बाद आने वाली वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे सेट से रिलेटेड। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, साथ साथ कुछ बताना कि क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए इसके साथ साथ हमें। उसके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।